मैं आप सभी से जुड़ना, आप सभी से सीखना, देश के लोगों की उपलब्धियों के बारे में जानना वाकई मुझे बहुत सुखद अनुभव देता है। एक दूसरे के साथ अपनी बातें साझा करते हुए, अपनी मन की बात करते हुए हमें पता ही नहीं चला इस कार्यक्रम ने 125 एपिसोड पूरे कर लिए। आज इस कार्यक्रम का 126वां एपिसोड है और आज के दिन के साथ कुछ विशेषताएं भी जुड़ी हैं। आज भारत की दो महान विभूतियों की जयंती है। मैं बात कर रहा हूं शहीद भगत सिंह और लता दीदी की। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी, विशेषकर देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा कुंज है। निर्भीकता उनके स्वभाव में कूट कूट कर भरी थी। देखिए, हमारी जान फांसी से नहीं, सीधा गोली मारकर ली जाए, यह उनके अदम्य साहस का प्रमाण है। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा के प्रति भी बहुत संवेदनशील थे और उनकी मदद में हमेशा आगे रहते थे। साथियों, आज लता मंगेशकर की भी जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। उन्होंने देशभक्ति के जो गीत गाए, उन गीतों ने लोगों को बहुत प्रेरित किया। भारत की संस्कृति से भी उनका गहरा जुड़ाव तो भी एक है, जिन्हें वो तात्या कहती थी। उन्होंने वीर सावरकर जी के कई गीतों को भी अपने सुरों में पिरोया। लता दीदी से मेरा स्नेह का जो बंधन था वो हमेशा कायम रहा। वो मुझे बिना भूले हर साल राखी भेजा करती थी। मुझे याद है, मराठी सुगम संगीत की महान हस्ती सुधीर फड़के जी ने सबसे पहले लता दीदी से मेरा परिचय कराया था और मैंने लता दीदी को कहा कि मुझे आपके द्वारा गाया और सुधीर जी द्वारा संगीतबद्ध गीत ज्योति कलश छलके बहुत पसंद है। साथियों, आप भी मेरे साथ इसका आनंद प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के इस समय में हम शक्ति की उपासना करते हैं। हम नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक, आप किसी कमांडर ग्रुप आप ये दोनों ऑफिसर्स हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। हेलो। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा दोनों हैं आप साथ में? जी सर, दोनों में। चलिए, आप दोनों को नमस्कारम और वणक्कम। वणक्कम सर। नमस्कारम सर। अच्छा, सबसे पहले तो देशवासी सुनना चाहते हैं आप दोनों के बारे में, आप जरा बताइए। सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना हूँ और मैं इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक्स कैडर से हूँ सर। मैं नेवी में 2014 में कमीशन हुई थी सर और मैं केरला में कोलकोट से हूँ सर। मेरा फादर आर्मी में थे और मेरा मदर हाउसवाइफ है। मेरा 17 नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन काडर में ज्वाइन किया है और मेरे फादर तमिलनाडु से है और मेरे मदर पौंडीचेरी से है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे सर। एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मुझे उनसे प्रेरणा मिली और मेरी मदर होम मेकर थी। अच्छा दिलना और रूपा, आपसे मैं देश सुनना चाहता हूँ और मैं पक्का मानता हूँ ये कोई सरल काम नहीं है। कई कठिनाइयाँ आई होंगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर,
मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपेडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर तय किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपेडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर। और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपेडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं, और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो, इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा कोएन नीमो पर लहराया सर। कोएन नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहाँ से सबसे पास कोई इंसान है तो करना पड़ता था। और जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर तिलना ने बोला, ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे, और हम बोट रिपेयर थी, इंजन मैकेनिक थी, सेल मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर, और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और हम 4 साल से साथ सेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं कि हमारे बोट पर एक इक्विपमेंट थी जो कभी फेल नहीं हुआ, वो हम दोनों का टीम वर्क था। अच्छा, जब मौसम खराब होता था, क्योंकि समुद्री दुनिया तो ऐसी है, तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? सर हमारा यात्रा में बहुत सारा एडवर्स चैलेंजेस और काफी ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जब हवा बिल्कुल नहीं होता है और हम सेल पूरा नीचे करके हम ड्रिफ्ट होते रहता है। और ऐसे वाले सिचुएशन में एक्चुअली सर हमारा पेशेंस टेस्ट होता है। लोगों को सुनकर के भी बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश की बेटियां ऐसा कष्ट उठा रही है। अच्छा, इस परिक्रमा के दौरान आप अलग अलग देशों में रुकती भी रही, वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता था जब भारत की 2 बेटियों को लोग देखते होंगे तो उनके मन में बहुत सारी दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुआ, वो कुछ मैटर नहीं करता। तो ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और फ्यूचर में ऑल गर्ल्स और वुमेन डिफेंस। खुशी है कि भारत सरकार भी छठ पूजा को लेकर एक बड़े प्रयास में जुटी है। भारत सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट यानी यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रही है। छठ पूजा जब यूनेस्को की सूची में शामिल होगी तो दुनिया के कोने कोने में लोग इसकी भव्यता और कोई खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदे। गर्व से कहें ये स्वदेशी है। इसे सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर भी करें। साथियों, खादी की तरह ही हमारे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश में ऐसे कई उदाहरण सामने आ रहे हैं जो बताते हैं कि अगर परंपरा और इनोवेशन को एक नेचुरल्स का है। यहाँ अशोक जगदीशन जी और प्रेम सालवाराज जी ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ एक नई पहल की। उन्होंने घास और केला फाइबर से योगा मैट बनाए, हर्बल रंगों से कपड़े रंगे और 200 परिवारों को ट्रेनिंग देकर उन्हें रोजगार दिया। झारखंड के आशीष सत्यव्रत साहू जी ने जोहार ग्राम ब्रांड के जरिए अब दूसरी क्लिप भी सुनिए। மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே, மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும்.
உள்ளத்தில் பரவிடவே उसी सामान का उपयोग करें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। साथियों, त्योहारों पर हम सब अपने घर की सफाई में जुट जाते हैं, लेकिन स्वच्छता सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित न रहे। गली, मोहल्ला, बाजार, गांव, हर जगह पर सफाई हमारी जिम्मेदारी है। साथियों, हमारे यहाँ ये पूरा समय उत्सवों का समय रहता है और दिवाली एक प्रकार थोड़ा सा उधर हो, देख लाइट कहीं से पीछे से पूरा अपना फ्रेम खराब हो जाएगा। थोड़ा सा उधर हो जाओ विनोद, थोड़ा सा उधर हो जाओ, सब हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ठीक है बस करें शुरू। मैम, मन की बात कार्यक्रम आज आपने सुना, प्रधानमंत्री ने स्वदेशी पर काफ़ी जोर कार्यक्रम किया। जी बिल्कुल, स्वदेशी पे प्रधानमंत्री जी बार बार हम सभी को ये बात कह रहे हैं और ये हम सभी का कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे देश में बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं का उपयोग करें, उन्हीं को ख़रीदें और उसके बारे में वोकल भी हों। तो हम सबको हमारी सभी जो लोकल चीज़ें हैं उनके लिए वोकल होना ज़रूरी है। सो वोकल फॉर लोकल तो मूल मंत्र है हम सभी का, और लेकिन हमको इसको बहुत गंभीरता से लेना होगा। और जितना लोकल, और देखो आप अगर इसके बारे में सोचेंगे तो हमारे राजस्थान या हमारे पूरे देश भर में जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं और भी जो चीज़ें बनती हैं वो पूरे विश्व भर में लोग उनको पसंद करते हैं। सब चाहते हैं कि भाई भारत में बनी हुई चीज़, हाथ से बनी हुई चीज़ हम लोग भी लें, हम उसको ख़रीदें, हम उसको यूज़ में लें। लेकिन हम ही लोग ज़्यादा ये इम्पोर्टेड चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं कि हमको इम्पोर्टेड चीज़ है जो अच्छी है। वो कैसे अच्छी है भाई? हमारे देश में जो अच्छी चीज़ बनी उसकी लोग बाहर ज़्यादा उसकी कदर करते हैं, लेकिन हम लोग उसको वैल्यू नहीं करते। तो हमको हमारी जितनी भी भारत में बनी हुई चीज़ें हैं उनको बहुत ही जितना हो सके उतना उन्हीं चीज़ों को यूज़ में लेना चाहिए। बार बार प्रधानमंत्री जी हमको ये बात कह रहे हैं, हमको इसको बहुत सीरियसली लेना है। और सभी को निवेदन करूँगी कि प्लीज़ बी वोकल फॉर लोकल एंड ओनली यूज़ लोकल प्रोडक्ट्स। अभी मैम अपकमिंग जो इवेंट्स हैं आपने कल आभार इनिशिएट किया है और टूरिज्म का नया सीज़न भी शुरू हो रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या तैयारी है? देखिए, टूरिज़्म तो भारत, राजस्थान में तो ऐसी चीज़ है टूरिज़्म जो हर साल हम लोगों के टूरिज़्म में और टूरिस्ट में वृद्धि हुई है, बढ़े हैं। पिछले साल भी 23 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट राजस्थान विज़िट किया था उन्होंने, और इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फुटफॉल बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजस्थान विज़िट करें और एक दिन नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दिन रहें, मतलब उनका स्टे एक्सटेंड हो, इसके लिए भी प्रयास है। और अभी टूरिस्ट सीज़न शुरू हो चुका है, अक्टूबर से लेके मार्च तक ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट। और इस समय शादियां भी इन्हीं दिनों में होती हैं, फेस्टिवल सीज़न भी होता है। तो इसमें प्रयास कर रहे हैं कि रोड्स अच्छे हों, कनेक्टिविटीज़ अच्छी हों, फ़्लाइट्स ज़्यादा हों, ट्रेन्स ज़्यादा हों, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये दुरुस्त हो जाए। क्योंकि टूरिस्ट क्या चाहता है? टूरिस्ट चाहता है कि जब वो राजस्थान आए तब उसको देखने के लिए तो बहुत कुछ पहले से ही है, लेकिन उसकी जो फैसिलिटीज़ है, उसकी कनेक्टिविटी है, वो कैसे पहुंचेगा आराम से, उसका पूरा स्टे जो है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। उसका जो एक्सपीरियंस है राजस्थान विज़िट का वो टॉप क्लास होना चाहिए। उस पर हम लोग पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। नए डेस्टिनेशंस को भी हम लोग डेवलप करने के प्रयास कर रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे। पुराने डेस्टिनेशंस की सुविधाएं अच्छी करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी पहले से अच्छी हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी को भी इन सब चीज़ों में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी अब धीरे धीरे आपको सब कुछ नज़र आएगा, और नज़र आया भी है। पिछले साल से इस साल बहुत अच्छा सब कुछ हुआ है। अब मैं कल आभानेरी गई थी, वहाँ भी जो रोड है बहुत अच्छी हो चुकी है, वहाँ भी देखा सब सुविधाएं अच्छी हैं नहीं है। ये सारे जो त्यौहार, फेस्टिवल्स, इनमें भी क्या ज़्यादा थोड़ा और इनको बड़ा बनाएंगे ना, तो इसका थोड़ा और भी, कल बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए थे वहाँ पर आभानेरी। ये भी एक नया ही डेस्टिनेशन है, लोग ज़्यादातर नहीं जाते,
लेकिन यहाँ इतना कुछ देखने को है। हमारी इतनी पुरानी 8th सेंचुरी की बावड़ी है वहाँ पर, चांद बावड़ी, उसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। उसके अलावा बहुत प्राचीन मंदिर भी है वहाँ पर, स्कल्पचर्स हैं वहाँ पर। ये सारी चीज़ें ये हमारी विरासत है, हेरिटेज है राजस्थान का। इसके बारे में हमको भी जाना चाहिए, इसके बारे में जानना भी चाहिए और इसको सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। और आप सब मीडिया हैं, आप लोग भी जाएं, परिवार के साथ भी जाएं और वहाँ कवरेज भी करिए ये सब जगहों का। आप लोग ही तो बहुत मुख्य कड़ी हैं इसमें। जब तक मीडिया इन चीज़ों के बारे में, इन जगहों के बारे में नहीं बोलेगी, तब तक ये आम आदमी के बाद पास कैसे बात पहुंचेगी। और आप लोग तो नेशनल मीडिया से भी बहुत सारे हैं, तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ही, भारत के ही लोग, अगर हमारी भारत की विरासत को नहीं देखेंगे, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, इसके बारे में हमको गर्व नहीं होगा, जब तक देखोगे नहीं समझोगे कैसे। तो आप आए, घूमें, हमारे भारत को देखो। सबसे पहले तो भारतीय हो, भारत को देखो, उसके बाद बाहर के देशों को देखो। और बाहर के देश वाले भारत आए तो ये भी बहुत बड़ा, मुझे लगता है बहुत कुछ देखने को, क्या नहीं है हमारे देश में, सब कुछ है। एक क्वेश्चन मैम अगर ले सकें, कांग्रेस के ऊपर है मेवाराम जी की वापसी हुई, महिला अपराध पर जिस तरह से उनका वो रहा,